वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाया। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस तरीके से हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ की। इतना ही नहीं बल्कि 30 पारे कुरान के जब आप पढ़ते हैं तो हर पारे में हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कोई न कोई बात कही है जो तमाम दुनिया के लिए मशअल राह है। लेकिन उत्तर प्रदेश में ईद मिलादुन नबी के दिन आई लव मोहम्मद व्हाट्सएप स्टेटस रखने के बाद जो मामला यूपी में बना, अब वो मामला पहुंचते पहुंचते जम्मू कश्मीर के दरवाजे पर भी पहुंच गया है। मेरे साथ इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के नेता डॉक्टर जहांजेब सिरवाल हैं। कांग्रेस में अच्छी खासी ताकतवर पोजीशन से इस्तीफ़ा देकर छलांग बीजेपी में मारी, और जब से ये ईद मिलादुन नबी के बाद ये मामला बना है और उसके बाद जो गिरफ्तारियां और जो एफआईआर्स यूपी में दर्ज हुई हैं, डॉक्टर जहांजेब सिरवाल खबरों में बने हुए हैं। देश के विभिन्न भागों में अलग अलग अखबारों में ये खबर गर्दिश कर रही है कि डॉक्टर जहांजेब सिरवाल ने बीजेपी से इस्तीफ़ा देने की पेशकश की है और कहा है कि अगर इस कैंपेन के नतीजे में जो कुछ यूपी में चल रहा है उसे रोका नहीं गया तो मैं पार्टी छोड़ दूंगा। क्या ये कोई राजनीतिक दाव पेच है या मामला कुछ और है? मेरे साथ डॉक्टर जहांजेब सिरवाल। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जुनैद भाई। डॉक्टर साहब, आप कांग्रेस में थे और आप अपने उदारवादी विचारों के लिए वहाँ बड़े मशहूर थे। उसके बाद मुझे याद है जब आप बीजेपी में आए तो आपने बीजेपी की लीडरशिप को लेकर उनकी तारीफ़ और ताज़ीम में कसीदे पढ़ने में कोई कमी और कोई कसर बाकी नहीं रखी। अब जब आपकी पार्टी की रीऑर्गेनाइजेशन हुई है, नए प्रधान आए हैं और आपको पार्टी में कोई पोजीशन नहीं मिली है, उसके बाद जाकर अब आपने तमाम अखबारों की आप जीनत बने हुए हैं, जिसमें आपने ये बयान दिया है कि अगर इस कैंपेन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कदम नहीं उठाए तो मैं पार्टी छोड़ दूंगा। आप पार्टी से नाराज़ हैं कि आपको कोई पोजीशन नहीं मिली, या वाकई आप रातों रात जो है बड़े धार्मिक हो गए हैं और आपको भी लगता है कि जो हो रहा है वो गलत है? जुनैद भाई, पहली बात तो मैं इस बात से शुरू करूंगा कि मोहम्मद की ग़ुलामी दीन हक़ की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो ईमान नामुकम्मल है। हमारा वजूद, हमारी ज़िंदगी का हर एक अमल प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते के मुताबिक है। मैं भारतीय जनता पार्टी का नेता या किसी और पार्टी का नेता या किसी मुल्क का बाशिंदा बाद में हूँ, पहले एक मुसलमान हूँ। और मुसलमान होने की शर्त सबसे पहले अल्लाह पर ईमान और उसके बाद अल्लाह के रसूल के साथ मोहब्बत, ये बेसिक पैरामीटर है। मैं जिस मुल्क का बाशिंदा हूँ, इस मुल्क का आईन, इस मुल्क का कानून मुझे ये इजाज़त देता है कि मैं अपने मज़हब की जो भी प्रैक्टिसेस हैं उनको अच्छे से प्रैक्टिस कर सकता हूँ। पर मेरी उस प्रैक्टिस में बुनियादी बात है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत, बुनियादी बात। अगर इस मुल्क में सिर्फ मुझे नहीं, किसी भी मुसलमान को इस बेसिक चीज़ को करने से रोका जा रहा है तो ये बहुत बड़ी बात है, ये छोटी बात नहीं है। पार्टी वार्टी ये तो छोड़ दीजिए, नहीं तो बहुत बाद की बातें आती हैं। ये तो मसला बना हुआ है इस मुल्क के हर मुसलमान के लिए इस वक्त पे। आप पार्टी की बात कर रहे हैं, मैं बहुत खुले दिल से आपके साथ ये बात कर रहा हूँ कि शायद इस मुल्क में रहने वाले मुसलमान को इस बात की फ़िक्र हो रही है। ठीक है, आपने कहीं पे नमाज़ पढ़ते हुए लाठियाँ मारी, लात मारी, तो एक डिबेट छिड़ गई कि क्या रास्ते में नमाज़ पढ़ना अलाउड है या नहीं है, तो एक रास्ता बन के आ गया। आपने दरगाहों पे कहीं बुलडोज़र चलाया तो अलग अलग थॉट्स हैं
कुछ लोग शायद दरगाहों को मानने वाले हों, कुछ दरगाहों को ना मानने वाले हों, तो बीच का एक रास्ता निकल गया कि ठीक है, इस पे भी राजनीति की जा सकती है। पर जहां पर बात रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आती है, वहां पर कैसे राजनीति हो सकती है? वहां पर कैसे कॉम्प्रोमाइज हो सकता है? आप अपने दिल से पूछिए कि क्या आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं? आप पर कई इल्जामात लगे होंगे, आप कई बातें रोज बरोज सुनते होंगे, बाज़ाते पत्रकार कितनी बातें सुनते होंगे, आपकी जबान से कभी कोई बात नहीं निकली हो, उस पर आपको सुनना पड़ रहा होगा। पर आप अपने दिल पर हाथ रखकर ये बात कहिए कि क्या अल्लाह और अल्लाह के रसूल की जहां पर बात आए, वहां पर सैयद जुनैद हाशमी साहब क्या रात को सो पाएंगे चैन से बिना बात किए हुए? क्या आप सुबह नींद से उठने के बाद बाहर निकलने की हिम्मत कर पाएंगे अगर आपने इस पर बात नहीं की? क्या कभी खुद की नज़र शीशे में अपने साथ मिला पाएंगे अगर आपने इस मुद्दे पर बात न की हो? फिर बोलने वाले कुछ भी कहें, ज़्यादा से ज़्यादा ये कहेंगे अच्छा तो अब पार्टी से मैंने अपनी पार्टी के सामने एक बहुत क्रिस्टल क्लियर तरीके से एक बात रखी है कि ये मुद्दा हिंदुस्तान के आईन के ख़िलाफ़ है, ये मुद्दा संविधान के बेसिक पैरामीटर्स के अगेंस्ट है, ये मुद्दा आइडिया ऑफ इंडिया को चैलेंज करता है। और प्रधानमंत्री जी जो बार बार सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास की बात करते हैं, जब उस नारे की धज्जियां उड़ रही हैं, जब उस आइडिया की धज्जियां उड़ रही हैं, तो प्रधानमंत्री जी को तो खुद सामने आके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर कार्रवाई करनी चाहिए। तो मुझे बताइए, आपको जागने में इतनी देर क्यों हो गई? क्या आपको ये मालूम नहीं कि इससे पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कितने लोगों ने किस किस तरह की गुस्ताखियाँ की और क्या कुछ नहीं उनकी शान क्या कुछ नहीं बोला? तब आप नींद में थे और तब आपने जमात ज्वाइन की। अब आपने जमात ज्वाइन की और अब आपको जब पार्टी में कोई पोजीशन नहीं मिली, तो अब आपने एक मुद्दा उठा लिया और आपने कहा जी मैं इसी मुद्दे पर राजनीति करूंगा ताकि मैं भी रेलेवेंट हो जाऊं इस वक्त अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में। पहली चीज तो जुनैद साहब ये कि इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी की एक नेता ने यह हरकत करने की कोशिश की, और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि उस नेता को पार्टी से एक्सपेल कर दिया गया। पहली तो स्पष्ट बात। दूसरी बात जो आप बार बार कह रहे हैं रीऑर्गेनाइजेशन, तो पार्टी में स्टेट लेवल पे एक रीऑर्गेनाइजेशन हुआ है और उस रीऑर्गेनाइजेशन को हुए कई महीने हो गए हैं, तो उसका इस बात से कोई लेना देना नहीं है। ये आप नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कांग्रेस का एक बड़ा नेता जो स्टेट यूनिट का हिस्सा था वो बीजेपी में जाता है और उसके बाद गायब हो जाता है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, आप कैमरे के सामने ना आए, नहीं, आप कैमरे चमकाने की कोशिश नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और मुझे इस मुद्दे पे राजनीति करने का कोई शौक नहीं है। मैं मरना पसंद करूंगा इस मुद्दे पर राजनीति करने से पहले, मगर हाँ, जहां पर आप सवाल पूछ रहे हैं तो मैं उन सवालों का आपको क्रिस्टल क्लियर जवाब दे रहा हूं कि ये एक ऐसी चीज है कि आज आप कह रहे हैं कि आज आप इस पर क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि आज ये पहली बार देखा जा रहा है कि सिर्फ आइला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखने पर 200 लोगों से ज्यादा लोगों पर FIRs लगाए गए। ये पहला इंसिडेंट है इस देश में। कितने वकील आपके दोस्त में? कई सारे दोस्त मेरे वकील हैं, और यकीनन जो आप मुझे कहना चाहते हैं हम यकीनन उस पर कदम उठाएंगे। यही नहीं, मुझे जहां भी जाना पड़े, मुझे जिस भी कोर्ट में जाना पड़े मैं जाऊंगा। आप तैयार रहिएगा साथ चलने के लिए, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि आप भी मुकम्मल ईमान रखने वाले मुसलमान हैं। जितना दर्द मेरे सीने में है, जितना दर्द किसी और मुसलमान के सीने में है, उतना ही दर्द सैयद जुनैद हाशमी के सीने में भी होगा। मैंने आपको कहा कि अगर आपको इस चीज़ की चिंता सता रही है कि शायद अगर सैयद जुनैद हाशमी साहब इस पर बात नहीं करेंगे तो कल को लोग ये ना बोल दें कि अच्छा भाजपा से अब शायद नाता कट गया है, तो अब जुनैद हाशमी साहब ने दूसरी लाइन तय कर ली है। पर हाशमी साहब, आप इस बात से बिल्कुल बेफिक्र रहिएगा, ये किसी पार्टी के साथ आने जाने की लाइन नहीं है, लेकिन ये मुकम्मल ईमान की बात है और इंशाल्लाह इसमें अल्लाह आपके साथ भी रहेंगे। लेकिन जावेद साहब, आप एक सियासी लीडर हैं, आपका काम है पत्रकारों को जमातों के साथ जोड़ना, जमातों के साथ जोड़ कर देखना। पत्रकार आपके मन की बात नहीं करता तो वो बीजेपी वाला हो गया, आपके मन की बात अगर मेरे मन की बात करेंगे फिर तो बीजेपी वाले हो गए। सवाल सुने ना, अगर आपके मन की बात नहीं करता तो आप कहेंगे कि जनाब ये अच्छा पत्रकार है, क्योंकि अब तो खानों में पत्रकार बढ़ गए ना। जो कांग्रेस के हक में बात करें वो बढ़िया पत्रकार कांग्रेसियों के लिए, जो बीजेपी के हक में बात करें वो बढ़िया पत्रकार बीजेपी के लिए, जो हमारी तरह बात
दोनों पक्षों की सुनकर लोगों के सामने बात पहुंचाए तो उन्हें आप अपने हिसाब से बांट लेते। मन किया तो बीजेपी वाला, मन किया तो कहाँ। अब मुझे एक चीज़ बताइए, आपने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की बात की है और आपने कहा है कि आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखने पर लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। वहाँ पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के से मोहब्बत का पैमाना क्या है? क्या मापदंड हैं जो मापदंड ये तय करते हैं कि आप वाकई उनसे मोहब्बत करते हैं? क्या पैमाना ये कि आपने एक सेल्फी खींच ली और आपने अपने व्हाट्सएप के ऊपर एक डीपी डाल दी तो मोहब्बत हो गई? आप खाने काबा पहुँचे, आपने काबतुल्लाह के सामने फ़ोटो खींच ली तो अल्लाह से मोहब्बत आपने जाहिर कर दी अपनी कि जनाब देखिए खाने काबा के सामने मैंने फ़ोटो खींची है। आई लव मोहम्मद लिखने से क्या जो तकाज़े हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत के, क्या वो तकाज़े ये आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखने से पूरे होते हैं? और आपका भावुक होना कि जनाब व्हाट्सएप के ऊपर किसी ने डीपी ऐसे लगाई तो आपने एफआईआर दर्ज कर दी, क्या आपको लगता है कि इससे जो हक आपके ऊपर बनता है पूरा होगा? मुझे एक बात बताइए जुनैद साहब कि ये इन सभी पैरामीटर्स पे डिस्कशन करने के लिए तो मुझे नहीं लगता कि ये मतलब वो वक्त ऐसा है कि हम इन सभी दीनी मामलात पे इतनी ज़्यादा बात करें। पर इतनी डेप्थ में जाने की बजाय क्या आपको नहीं लगता है कि बहुत बेसिक सी बात है कि अगर किसी ने इस मोहब्बत का 0.1% ही इजहार कर लिया तो यूपी के मुख्यमंत्री को दिक्कत क्या है? हम कई बार ये कह चुके हैं कि एक अच्छा मुसलमान ही एक अच्छा हिंदुस्तानी हो सकता है। एक शख्स तब तक अच्छा हिंदुस्तानी नहीं हो सकता है जब तक वो एक अच्छा मुसलमान ना हो। एक शख्स तब तक अच्छा मुसलमान नहीं हो सकता है जब तक उसके दिल में, जब तक वो सभी पैरामीटर्स फॉलो ना करे जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करने को कहे हैं, जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में अमल में लाए हुए हैं। तो क्या इस बात से आप ये साबित करना चाहते हैं कि इस देश में रहने वाला, यूपी में रहने वाला, बिहार में रहने वाला एक अच्छा मुसलमान जो है उसकी भारत में कोई जगह नहीं, उसकी हिंदुस्तान में कोई जगह नहीं है? जो आप इतनी लंबी डिबेट इस बात पे करना चाहते हैं, ये किस वजह से करना चाहते हैं? ये डिवाइड आप क्यों क्रिएट करना चाहते हैं? ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मैं आपसे बारहा यही सवाल पूछ रहा हूँ कि सिर्फ आप सियासतदान सिर्फ और सिर्फ अपनी सियासी रोटियाँ सेकने के लिए, अपने आप को रेलेवेंट बनाने के लिए और अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में अगर आपका मतदाता मेजॉरिटी में मुसलमान है उसको ये कन्विंस करने के लिए मैं बेहतरीन मुसलमान हूँ, मुझे ही वोट देना क्योंकि मैंने फलां जगह पे ये स्टैंड ले लिया। प्रैक्टिकल ये है, जिन लोगों के ऊपर एफआईआर्स लगी हैं ना आप उनकी वकालत करने जाएंगे, ना उनके घर वालों की मदद करने जाएंगे, ना कानून ना कोर्ट में जाकर उनका केस लड़ेंगे, कोई काम आप ये करने वाले नहीं, लेकिन राजनीति आप दबा के करेंगे। जुनैद साहब, दोनों बातें आपकी मैं विद फैक्ट्स रद्द करता हूँ। आप लड़ रहे हैं केस? मैं जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से आता हूँ, जिस जिले से आता हूँ, वहाँ तीनों के तीनों एमएलए नॉन मुस्लिम। पहली बात तो ये, मेजॉरिटी में मुसलमान जरूरी है। 3 विधानसभाएं हैं मेरे जिले में, उन तीनों विधानसभाओं में से 2 विधानसभाओं पे भारतीय जनता पार्टी के एमएलए। आप कैसे कह रहे हैं कि मैं कहां से लड़ूंगा, कहां से नहीं लड़ूंगा? और ना ही मैंने ये बात की है कि मैं कहां से लड़ना चाहता हूं। मैंने आपकी इस बात, जहां आपने कहा कि मेरे जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं मैं उनकी कॉन्शियस को सेटिस्फाई कर रहा हूं, मुझे कोई जरूरत नहीं है। मैं तो 20 करोड़ आवाम की बात कर रहा हूं। मैं तो हिंदुस्तान के हर एक मुसलमान की आवाज उठा रहा हूं जिनको ये लग रहा है कि उनकी आवाज उठाने पर आज भी ऐसे लगा दिया जाता है। तो कांग्रेस में आज तब आपने कभी नहीं उठाई, क्यों नहीं उठाई? अचानक बीजेपी से निकलते वक्त आपको याद आ गया? नहीं, निकलते वक्त नहीं। मैंने, आप कहीं भी दिखा दीजिए कि मैंने रिजाइन दिया हुआ हो, कि मैंने ये कोई मौका बनाया हुआ हो। आप जमीन तो उसी के लिए तैयार कर, मैंने पार्टी के सामने चॉइस रखी है। अब जमीन किस चीज के लिए है, आसमान किस चीज के लिए, वो वक्त तय करेगा। पर मैंने बड़े खुले तौर पे ये बात कही है कि यदि प्रधानमंत्री जी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करते हैं तो प्रधानमंत्री जी को, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को योगी आदित्यनाथ जी पर कार्रवाई करनी चाहिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हो या इस देश में इस वक्त की सरकार हो, इस देश का प्रत्येक नागरिक सबके लिए तो इक्वल है ना। आप भी इस बात से सहमत रखते हैं, तभी आप यहाँ बैठे हुए, वरना आप भी कहीं मलेशिया, दुबई, कहीं ओमान, तेहरान भाग गए होते। आप अगर यहाँ बैठे हुए हैं तो इसलिए बैठे हुए हैं क्योंकि आपको पता है
कि यहाँ पर ना तो सैयद जुनैद के साथ कोई भेदभाव होगा, यहाँ सैयद जुनैद साहब के भी उतने ही हकूक़ हैं जितना डॉक्टर जहाँजेब के हैं, जितना रमेश कुमार के हैं, जितना सुरेश कुमार के हैं, जितना गुरमीत सिंह के हैं। पर अगर आपको ये दिखने लग जाए कि जो मेरा बेसिक ईमान का बेसिक तकाजा है, मैंने कहा ना कि एक बहुत अच्छा मुसलमान, एक बहुत अच्छा बनने के लिए तो बात की बात लेकर गए। मुझे ये बताइए, डिबेट की बात नहीं है, जो मुद्दा मकसद है मैं उसी पे बात करूंगा। जिन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई हैं, क्या आप उनकी कानूनी मदद के लिए कोशिश कर रहे हैं? 100% करूंगा। आप तैयारी करिए। करूंगा नहीं किया। नहीं, आप तैयारी करिए ना, आप तैयारी करिए मेरे साथ चलने की, आप खुद देखेंगे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मैंने आपको कहा कि मैं बखूबी आपके साथ पूरी हमदर्दी रखता हूँ, आपके चैनल के साथ हमदर्दी रखता हूँ। मुझे पता है कि आप निष्पक्ष पत्रकार हैं, आपकी कोई पार्टी से कोई फंडिंग नहीं है। अगर डिपेंडेंस किसी पर है तो अपने चैनल की टीआरपी पर है। तो टीआरपी क्रिएट करने के लिए, अपनी रोजी रोटी के लिए आप जितना हाइप दे सकते हैं इस इंटरव्यू को, जितना इसमें मसाला बनाने की कोशिश कर सकते हैं, आपको हक है, आप मसाला बनाइए। पर मैंने बहुत क्रिस्टल क्लियर बात की कि मेरे को इस मुद्दे पे कोई राजनीति नहीं करनी है, मेरे को इस मुद्दे पे कोई वो जस्टिफिकेशन, क्लैरिफिकेशंस देने की वो नहीं है। मुझे सिर्फ मेरे दिल की ये आवाज़ है कि 20 करोड़ मुसलमान इस देश का ये आवाज़ उठाना चाहता है कि उत्तर प्रदेश में जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, वो इस देश के संविधान के खिलाफ। मैंने कहा कि यदि पार्टी कार्रवाई करती है तो नहीं देंगे, तो बिल्कुल नहीं दूंगा। तो क्यों पार्टी दूंगा? तो कोई कार्रवाई नहीं कर रही। ये आप देखिए, आप मेरी पार्टी के हाईकमान नहीं है कि मैं अभी तक आपकी तो बात कोई कार्रवाई नहीं की। मैं इस मामले में आपकी बात को कैसे मान लूं? मैं कह रहा हूं अभी तक इतने दिन हो गए, कोई कार्रवाई नहीं हुई। आपकी बात को कैसे मान लूं? और इससे पहले भी जितनी बार जो चीजें हुई हैं उस पर पार्टी ने कोई कार्रवाई नहीं की। एक आधे मामले में कार्रवाई हुई, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस समय वहाँ पर भी परिस्थितियाँ जो हैं बिल्कुल अलग हो चुकी हैं, वहाँ पर भी कुछ तब्दीलियाँ आ चुकी हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, इस्तीफा दे रहे हैं, दे चुके हैं, देने वाले? मैंने कहा कि मैंने जैसे ही इस मुद्दे पर कार्रवाई मुझे लगेगा कि नहीं हो रही है, कब तक? तो और 3 दिन 4 दिन हम इंतजार करेंगे, 5 दिन इंतजार करेंगे, 6 दिन इंतजार करेंगे। देखिए, मैंने कहा ना कि आप टीआरपी के लिए कोई भी सवाल कर ले, मुझे उससे कोई हर्ज नहीं है, गर्ज नहीं है। मैंने जो बात कहनी थी वो बात बहुत खुले लफ्ज़ पे कह चुका हूँ कि मोहम्मद की ग़ुलामी दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो ईमान नामुकम्मल है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुन लिया कि भारतीय जनता पार्टी के नेता डॉक्टर जहाँजेब सिरवाल पार्टी से नाराज़ हैं इस बात को लेकर कि पार्टी ने एक कैंपेन जो मोहब्बत और अक़ीदत के लिए थी, उस कैंपेन के नतीजे में मुसलमानों के ऊपर एफआईआर दर्ज की और कार्रवाई करना शुरू की। पार्टी से ये मांग कर रहे हैं कि पार्टी कार्रवाई करनी चाहिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऊपर। अगर पार्टी ऐसा नहीं करती है तो मैं पार्टी छोड़ दूंगा। और साथ में इन्होंने ये भी कहा कि आप टीआरपी के लिए जितना मसाला इस इंटरव्यू में लगाना चाहें आप लगा सकते हैं, आपको हक है। अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली, प्रोबेबली स्ट्रेट लाइन एकमात्र एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस प्लेटफॉर्म पर हम सवाल टीआरपी के लिए नहीं, आम जनता के लिए पूछते हैं। और जब सवाल पूछते हैं तो बड़ी शांति और बड़ी शालीनता के साथ जवाब सुनते हैं। शाउटिंग मैचेस स्ट्रेट लाइन पर नहीं होते और सिर्फ लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए पत्रकारिता यहाँ कतई नहीं होती।